हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। आज हम मॉडर्न एज में पढ़ेंगे इकोनॉमी के बारे में। ठीक है, उनका इकोनॉमी कैसा था। इसके पहले मैं आपको बोलूँगी, प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीसीएस फॉरम को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का मैं इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है वो शेयर करती हूँ। तो अगर आपने नहीं देखा है या नहीं ज्वाइन किया है तो ज़रूर उसको जाके ज्वाइन करें। 37 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। Which among the following method was were utilized by Mauryan Emperor to increase the area under cultivation? तो कौन सा जो है मेथड जो है जो यूटिलाइज किया गया था मौर्यन एम्पायर के द्वारा टू इंक्रीज द एरिया अंडर कल्टिवेशन? तो देखते हैं। रिमिशन इन टैक्सेस, प्रोविजन फॉर कैटल सीड एंड मनी, इरिगेशन फैसिलिटी एट द स्टेट एक्सपेंस। तो इनमें से कौन सा किया गया था एरिया अंडर कल्टिवेशन को इंक्रीज करने के लिए? तो इरिगेशन फैसिलिटीज का तो उतना इशू नहीं था क्योंकि गैंगटिक प्लेन पे ही थे, तो ये ऐसा नहीं था, वो स्टेट इसको प्रमोट नहीं करती थी। हाँ, रिमिशन इन टैक्स की थी और प्रोविजन फॉर कैटल सीड एंड मनी, ये दोनों ही काम किया गया था किसके द्वारा? मौर्यन एम्परर्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट। रिमिशन इन टैक्सेस, प्रोविजन फॉर कैटल सीड एंड मनी वेर यूटिलाइज बाय द मौर्यन एम्पायर। और इसका यूज क्या किया गया था? टू इंक्रीज एरिया अंडर कल्टिवेशन। मौर्यन एम्पायर जो थे वो क्या करते थे? एम्प्लॉयड करते थे वेरियस स्ट्रेटेजी को, जो कि रिकमेंड किए गए थे अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य। तो अर्थशास्त्र जो कौटिल्य का था उसमें इकोनॉमी से रिलेटेड चीजें से ज्यादा पॉलिटिकल हिस्ट्री थी। ठीक है, भले ही आपको लगेगा कि ये अर्थशास्त्र सुनने में तो लग रहा है कि ये इकोनॉमिक कंसेप्ट को बता रहा है, बट यहाँ पे पॉलिटिकल कंसेप्ट को बताया गया। ठीक है, तो अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य, कौटिल्य का नाम विष्णुगुप्त और चाणक्य भी रहा है। तो जो भी अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य में बताया गया स्ट्रेटेजी को अपनाने के लिए वो सारे ही स्ट्रेटेजी अपनाई गई थी मौर्यन एम्पायर के द्वारा टू इंक्रीज द एरिया अंडर कल्टिवेशन। तो कल्टिवेशन के अंतर्गत एरिया को इंक्रीज करने के लिए सम ऑफ द मेजर्स इंक्लूडेड, और कौन कौन से मेजर इंक्लूड किए गए थे? एम्प्लॉय किए गए थे शूद्राज को, किसके लिए? एग्रीकल्चर ऑपरेशन के लिए। रिमिशन दिया गया था टैक्स में। इंश्योर किया गया था प्रोविजन फॉर कैटल सीड मनी और न्यू सेटलर्स के लिए। और ये क्या करता है? ये सारी जो पॉलिसीज अपनाई जाती है मौर्यन एम्परर के द्वारा, तो ये क्या करते हैं? लार्ज एरिया का जो कल्टीवेशन होता है और सेटलमेंट होता है वो ओपन कर देता है। ठीक है, और इरिगेशन फैसिलिटीज जो होती थी स्टेट एक्सपेंस पे नहीं दी जाती थी नए एरिया, नए कल्टीवेशन एरिया के लिए। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा करेक्ट सी। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ इकोनॉमी अंडर मौर्यन एम्पायर। तो मौर्यन एम्पायर के अंतर्गत कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है? द स्टेट ब्रॉट न्यू लैंड अंडर कल्टिवेशन विद द हेल्प ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड शूद्र लेबरर्स। द टैक्सेस कलेक्टेड फ्रॉम द peasant varied from 1/8 to 1/10. The state enjoyed a monopoly in mining, sale of liquor and manufacture ऑफ आर्म्स। तो हमें बताना है कौन सा जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे करेक्ट है। तो अभी हमने जस्ट देखा ना कि वो शूद्राज को भी रखते थे किसके लिए? जो न्यू लैंड एरिया होता था उनके अंतर्गत, उसमें कल्टीवेशन के लिए, और किसको अपॉइंट करते थे? शूद्र लेबर को। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। स्टेट जो है वो सेंट्रलाइज थी, तो हाँ वो मोनोपोली एंजॉय करती थी किसमें? माइनिंग, सेल ऑफ लिकर एंड मैन्युफैक्चर ऑफ आर्म। और उसके साथ साथ ही जो टैक्स जो कलेक्ट करते थे वो 1/8 से 1/10 नहीं भारी करते थे, मैंने बताया 1/6 हुआ करते थे। लुम्बिनी में जो था वो टैक्स कम होके 1/8 हो गया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, स्टेट क्या करते थे? नए लैंड को अंदर लेके, मतलब नए लैंड अपने अंतर्गत लेके आते थे एडमिनिस्ट्रेशन के हेल्प से, और किसको अपॉइंट करते थे? शूद्रा को एज ए लेबर। स्टेट मोनोपोली एंजॉय करती थी माइनिंग, सेल ऑफ लिकर और मैन्युफैक्चर ऑफ आर्म में। ठीक है, और साथ ही साथ उनका जो रेवेन्यू था लैंड रेवेन्यू वो कितना हुआ करता था? 1/6। लुम्बिनी में उन्होंने कम किया था, 1/8 का दिया था। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉइनेज प्रेवलेंट इन मौर्यन एज। तो मौर्यन एज में जो कॉइनेज प्रेवलेंट थे उसके रिगार्डिंग हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। द पंचमार्क silver coins which carried the symbol of peacock, hill and crescent form the imperial currency of the Mauryas। तो ये बिल्कुल ही सही बात है, पंचमार्क कॉइन का यूज होने लगा था सिल्वर का।
तो ये सही है। ऑल द टैक्सेस एंड सैलरी ऑफ द ऑफिशियल्स वेयर पेड थ्रू दिस कॉइन्स ओनली, बिल्कुल गलत बात है ये। इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो हो जाता है हमारा बी हो जाता है, क्योंकि एम्परर जो थे वो कैश के साथ साथ टैक्स वो किस में पे करते थे, सैलरी को ग्रेन्स में, टैक्स फ्री लैंड में पे करते थे। तो सिर्फ कैश ही नहीं था, कॉइन्स ही नहीं था जिसके द्वारा वो क्या ऑफिशियल्स को उनकी सैलरी को पेड करते। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा इनकरेक्ट। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग assertion and reason and choose the correct code। तो assertion और reason हमें देखना है और हमें correct code को choose करना है। In the Mauryan period, attempts were made to spread elements of the Middle Gangetic Basin culture in the distant areas. The Mauryan inscription NBPW potsherds and punch mark coins were discovered from the parts of Bangladesh, Odisha and Karnataka। तो yes, हमने देखा था नॉर्दर्न ब्लैक पेंटेड वेयर, पॉलिश्ड वेयर का यूज़, पॉटरी का यूज़ तो होता था, पंच मार्क्ड कॉइन्स का भी यूज़, और ये हमें डिस्कवर बांग्लादेश, उड़ीसा और कर्नाटका में। मैसूर तक एक्सपेंशन तो हो ही गया था, तो ऑब्वियसली ये तो बिल्कुल ही सही है। फर्स्ट एक बार एसर्शन देख लेते हैं। मॉडर्न पीरियड में अटेम्प्ट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्प्रेड एलिमेंट्स ऑफ द मिडिल गैंगेटिक बेसिन कल्चर इन द डिस्टेंट एरिया। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, लेकिन इनमें से दोनों ही ऑप्शन में से कोई भी मतलब जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं, दोनों ही ऑप्शन खुद में ही करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट, ऑप्शन ए हो जाएगा रॉन्ग। मौर्य जो रूलर होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोपोगेट करते हैं। जैसे अशोका जो थे वो क्या प्रोपोगेट किए थे, धम्मा नीति को प्रोपोगेट किए थे, और इसके लिए उन्होंने क्या किया था, इंट्रोड्यूस किए थे यूनिफाइड कोऑर्डिनेट सिस्टम, कॉमन लैंग्वेज सिस्टम और स्ट्रक्चर और मोन्यूमेंट जैसे कि इंस्क्रिप्शन, एडिक्ट्स, ये सब स्टार्ट किए थे, स्टेब्लिश करना, इरेक्ट करना, जिससे कि वो अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा सके। और ये हमें कहाँ पे देखना है, कलिंगा जो कि मॉडर्न ओडिशा में, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, बंगाल और कामरूप में। ठीक है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर से रिगार्डिंग अभी हम देखेंगे क्वेश्चन कि उस टाइम जो मौर्यन एम्पायर उनके आर्ट एंड आर्किटेक्चर कैसा था। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following ancient book highlights the happiness of the king lies in the happiness of his subjects? तो किस बुक से हमें पता चलता है कि हैप्पीनेस ऑफ द किंग जो था वो लाइज करता था हैप्पीनेस ऑफ हिज सब्जेक्ट्स? तो ये हमें पता चलता है अर्थशास्त्र से। अर्थशास्त्र किसका है, कौटिल्य का, और ये मिली किस पे, पॉलिटिकल साइंस पे। ठीक है, ये आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि अर्थशास्त्र जो है वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, भले ही इसका नाम इकोनॉमिक्स का हिंदी नाम है अर्थशास्त्र, बट उससे रिलेटेड नहीं है। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द मेन थीम ऑफ मुद्राराक्षस और ड्रामा रिटन बाय विशाखा दत्त इन 9th सेंचुरी? तो क्या थीम था मुद्रा राक्षस का, जो विशाखा दत्त का जो मुद्रा राक्षस था जो लिखा गया था 9th सेंचुरी में, उसका मेन थीम क्या था? एडॉप्शन ऑफ बुद्धिज्म बाय अशोका, बिंदुसार लव अफेयर विथ ग्रीक प्रिंसेस, मैकेनिज्म ऑफ चाणक्य अगेंस्ट चंद्रगुप्त enemies and trade of precious pearls from the Maurya Empire to foreign territories। तो ये चीज़ें हमें पता चलती है मुद्रा राक्षस से, ऑप्शन नंबर सी का बार, क्योंकि चाणक्य ने ही तो हेल्प किया था चंद्रगुप्त मौर्य का उनके एनिमी के अगेंस्ट, और इसी तरह से चाणक्य की ही लीडरशिप में, चाणक्य की गाइडेंस में जो चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं, वो जो धनानंद होता है नंदा डायनेस्टी का रूलर, उसको डिफीट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट होगा, और ये हमें इसके बारे में पता, हमें किससे पता चलता है, वो पता चलता है जो मुद्रा राक्षस है विशाखा दत्त का, उससे। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मॉडर्न पॉटरी वाज, तो कैसा था, अभी हमने कई बार डिस्कस कर लिया था कि वो है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। तो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर जो है वो कैरेक्टरिस्टिक था किसका, मौर्यन एम्परर का। ठीक है। पेंटेड ग्रेवर, ऑक्रेड कलर पॉटरी और ब्लैक एंड रेड वेयर किससे रिलेटेड था, हमने इसके बारे में पहले ही डिस्कस कर लिया, तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग साउथ किंगडम इज नॉट मेंशन इन द अशोकन इंस्क्रिप्शन? तो अशोकन इंस्क्रिप्शन में कौन से साउथ किंगडम के बारे में डिस्कस नहीं किया गया है? तो वो है आपके सातवाहनाज। सातवाहनाज के बारे में उसमें डिस्कस नहीं किया। सत्यपुत्र जिसको चेराज भी कहते हैं,
उनके बारे में डिस्कस। तो चोला, चेरा और पांड्या ये तीनों के बारे में ही डिस्कस होता है। जो अशोकन एडिक्ट होती है, रॉक एडिक्ट सेकेंड और 13, ये तीनों ही जो रूलर हैं, साउथ इंडियन किंग है, उनके बारे में डिस्कस की जाती है। जो पांड्यंस होते हैं वो मेगास्थनीज को भी नोन है, जो कि मौर्यन कैपिटल में विजिट करते हैं, जिनकी जो बुक है उनका नाम है इंडिका। 45 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं, द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अशोकन पिलर इज इनकरेक्ट। तो अशोकन पिलर के रिगार्डिंग कौन सा जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। दे आर हाईली पॉलिस्ड, बिल्कुल वो काफी पॉलिस्ड थे। दे आर मोनोलिथिक, यस ये भी सही थे। द शाफ्ट ऑफ द पिलर इज टैपरिंग इन शेप, यस ऐसे हुआ करते थे, ऊपर जाके ये थोड़ा सा ऐसे होता था। तो टैपरिंग, दिस आर पार्ट्स ऑफ आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर, वो आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं हुआ करते थे, क्योंकि अशोका मेनली इन पिलर्स का यूज़ क्या करते थे, इंस्क्रिप्शन को लिखने में, लोगों तक अपने संदेश को पहुंचाने में, ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन में मेनली हेल्प करता था ये इंस्क्रिप्शन। तो ये आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा इनकरेक्ट। ठीक है, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते। पिलर्स हाईली पॉलिश्ड होते थे, वो अभी तक आपको पॉलिश्ड ही दिखेंगे, रस्ट फ्री है वो। देवर मेड ऑफ मोनोलिथिक, और ये हमें अलग करते हैं एक्मेनियन पिलर से। तो एक्मेनियन जो पिलर हुआ करते थे वो उससे अलग करते हैं, क्योंकि ये मोनोलिथिक स्टोन से बना हुआ है। मोनोलिथिक मतलब सिंगल स्टोन से बना हुआ है। देयर शाफ्ट ऑफ पिलर इज टैपरिंग इन शेप। दे यूज्ड एलोक्वेंट डिजाइन इंक्लूडिंग एनिमल्स, जैसे कि रामपुरवा, सारनाथ पिलर, सांची पिलर, ये सारी चीज़ें हमें इन पिलर्स को देख के, क्योंकि उनसे रिलेटेड है क्या चीज़, एनिमल्स। जैसे रामपुरवा से आपका क्या है, बुल है, जो कि प्रेसिडेंट हाउस में रखा गया। सारनाथ लायन है। ठीक है, दे यूज चुनार रेड सैंडस्टोन, और वो यूज़ क्या करते हैं, चुनार रेड सैंडस्टोन को। तो ये उनका कैरेक्टरिस्टिक्स है। 46 नंबर क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट वाज वेयर कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रीन ऑफ मौर्यन एम्पायर। तो मौर्यन एम्पायर के टाइम पे कौन सा जो मोन्यूमेंट्स है वो कंस्ट्रक्ट किया गया था। बराबर केव्स, अजंता केव्स, सांची स्तूपा, कैलाश टेम्पल। हमें बताना है इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। बराबर केव्स तो बिल्कुल सही बात है, और सांची स्तूपा भी सही है। तो 1 और 3 जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन सांची स्तूपा आपका एमपी में देखना, और बराबर आपका बिहार में देखना। अजंता केव जो है वो नहीं रिलेटेड है किससे, अशोका से। और कैलासा टेम्पल भी बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। कैलासा टेम्पल आपको देखने को मिलता है मेनली एलोरा में। ठीक है, और अजंता जो टेम्पल है, ये अजंता केव और एलोरा केव, ये आपको देखने को मिलता है कहाँ पर, ये आपको देखने को मिलता है महाराष्ट्र में। तो बराबर केव जो है और सांची स्तूपा वो कंस्ट्रक्ट हुए थे मौर्य। सांची स्तूपा आपको पता है किसके टाइम पे हुए थे, और बराबर केव अशोका के पीरियड में। ठीक है, और बराबर केव से और कौन रिलेटेड, दशरथ, वो कौन थे, अशोका के ग्रैंड सन। तो मौर्यन आर्टिजन्स जो थे वो प्रैक्टिस करने स्टार्ट करते कट आउट ऑफ केव्स, रॉक से। ठीक है, जहाँ पे मॉन्क्स जो लीव करते थे, जिसको हम विहारा कहते हैं। और बराबर केव्स उसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। सांची स्तूपा मध्य प्रदेश में है, और ऑब्वियसली सांची स्तूपा जो बनवाया गया था अशोका के ऑर्डर पे बनवाया गया था, और ये भी रॉक कट स्ट्रक्चर है। अजंता और कैलासा टेम्पल पार्ट है किसका, एलोरा का। अजंता जो है हमें यहाँ पे बुद्धा की जातका स्टोरी के बारे में देखने को मिलता है। ठीक है, जबकि एलोरा के, और ये सिर्फ बुद्धिज्म से रिलेटेड है, ध्यान रखेंगे आप। जबकि एलोरा केव जो है वो बुद्धिज्म, जैनिज्म और हिंदुइज्म तीनों से ही बिलोंग करते हैं। तो ये आप जो अंतर है वो बिल्कुल नहीं भूलेंगे। दे डेट बैक टू डिफरेंट रेंज, सातवाहनस एंड राष्ट्रकूजा मौर्यन एम्पायर से वो रिलेटेड नहीं है। एलोरा जो है मेनली राष्ट्रकूटा से है, और अजंता जो है मेनली सातवाहनस पीरियड से है। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मौर्यन कैपिटल इज करेक्ट। तो मौर्यन कैपिटल के रिगार्डिंग कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। It was located in Kumrar on the outskirts of the modern प्रयागराज। पहली बात तो कुमरार जो है वो आपका पटना में है।
प्रयागराज में तो है ही नहीं, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। The fragments of the stone pillars and stumps indicates existence of 80 pillared hall in the Mauryan capital. तो ये बिल्कुल ही सही है। चाणक्य in the अर्थशास्त्र states that the Mauryan palaces was beautiful as that of Iran. ऐसा कुछ नहीं था। It was constructed by using unburnt bricks in the large scales. मेरे लिए ये वुड का बना हुआ करता था, ठीक है। तो जो मॉरियन जो कंट्रीब्यूशन था आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था स्टोन मेजरी, वुड का वो यूज़ करते हैं, ठीक है। 80 पिलर हॉल हमें देखने को मिलता है और वो कुम्हरार पटना में देखने को मिलता है, ठीक है। और पाटलिपुत्र वॉज मेगास्थनीज स्टेट दैट द मॉरियन पैलेस एट पाटलिपुत्र वॉज स्प्लेंडेड एज दैट ऑफ कैपिटल ऑफ ईरान। तो यहाँ पे आपका क्या दिख रहा है, अर्थशास्त्र के चाणक्य से नहीं पता चलता, मेगास्थनीज के इंडिका से पता चलता है, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट यूज्ड इन मॉरियन एज। तो मॉरियन एज में लैंग्वेज और स्क्रिप्ट जो यूज किया था उसके रिगार्डिंग आपको बताना है कौन सा जो स्टेटमेंट है वो। द इन इंडियन पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट अरामाइक लैंग्वेज एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट हैड बीन यूज। इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया इंक्लूडिंग अफगानिस्तान प्राकृत लैंग्वेज एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट वॉज यूज। तो हमें बताना है कौन सा जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है इन इंडियन पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट, यहाँ पे पूछ रहा है इन इंडियन पार्ट। अगर यहाँ पे रहता कि सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया में, ठीक है, तो हाँ जो अरामिक लैंग्वेज और खरोष्टी स्क्रिप्ट का यूज होता था, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है इंडियन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, तो यहाँ पे यूज होता था ब्राह्मी स्क्रिप्ट और प्राकृत लैंग्वेज। ऑप्शन हमारा फर्स्ट जो है वो गलत हो जाता है। इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग टेरिटरीज इन अफगानिस्तान प्राकृत लैंग्वेज एंड ब्राह्मी, तो ये इंडियन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट पे है, जबकि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग टेरिटरीज ऑफ अफगानिस्तान वहाँ पे यूज होता था अरामिक लैंग्वेज एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है एक दूसरे के एक्सचेंज है। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाता है, मतलब सी हो जाता है सही, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। 49 नंबर देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में एक बार। मोस्ट अशोकन इंस्क्रिप्शन वेर इन प्राकृत लैंग्वेज वाइल दोज इन नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट ऑफ मॉडर्न डे। तो अगर नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया देखा जाएगा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट पूछा जाएगा, अफगानिस्तान पाकिस्तान को, तो वो हो जाएगा अरामिक और ग्रीक हो जाएगा, जबकि इंडियन पार्ट में प्राकृत लैंग्वेज का यूज़ किया गया था और लिखा गया था वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में, तो कंफ्यूज नहीं करना है। 49th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉरियन इन द आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर के रिगार्डिंग हमें बताना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है, कौन सा जो कंट्रीब्यूशन है मॉरियन पीरियड में, मॉरियन के टाइम पे वो सही है। तो दे यूज इंट्रोड्यूस स्टोन मेजररी ऑन वाइड स्केल। हाँ, स्टोन मेजररी उन्होंने यूज तो किया था, तो ये तो बिल्कुल ही सही है। वुड का भी यूज किया गया था उनके द्वारा, ये भी सही है। द पॉलिश्ड पिलर्स वेर मेड ऑफ सिंगल पीस ऑफ बफ कलर्ड सैंडस्टोन। तो यस, चुनार सैंडस्टोन का यूज किया जाता था और वो पॉलिश्ड होता था, जो अभी भी रस्ट फ्री है, तो ये भी बिल्कुल सही है। दे स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ हीविंग आउट केव्स फ्रॉम रॉक्स फॉर मॉन्क्स इन इंडिया। तो ये भी सही है, बराबर केव्स, ठीक है। दे स्टार्टेड द यूज ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। नहीं, ये जो है वो रॉन्ग है। तो 1 2 3 जो है वो बिल्कुल ही सही बात है, क्योंकि बर्न्ड ब्रिक के बारे में हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो यूज़ किया करते थे बर्न्ड ब्रिक को, तो वो पहले ही नहीं थे। हाँ, उन्होंने यूज़ तो किया था, पर वो पहले नहीं थे जिन्होंने बर्न्ड ब्रिक को यूज़ किया था। और यही हमने अंतर देखा क्या था, इंडस वैली सिविलाइजेशन और इजिप्शियन सिविलाइजेशन में अंतर था, क्योंकि इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो थी वो ड्राइड ब्रिक को यूज़ किया करती थी, जबकि इंडस वैली सिविलाइजेशन और मेसोपोटामियन जो सिविलाइजेशन थी वो दोनों ही बर्न्ड ब्रिक को यूज़ किया करते थे। तो इसलिए जो हमारे स्टेटमेंट है, अगर आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला लेक्चर नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखें, आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी IBC के रिगार्डिंग, और आपके NCERT का बुक भी कंप्लीट हो जाएगा। 4th नंबर ऑप्शन जो है हमारा इनकरेक्ट, और जहाँ पे भी 4th है वो हमारा इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है हमारा करेक्ट। तो यस, वो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर का यूज़ करते थे, जो साइन करता था पिलर्स, जो उनका
एक सैंडस्टोन से बना होता था, जो चुनार का सैंडस्टोन हुआ करता था, और साथ ही साथ वो पिलर्स पे कैपिटल्स भी हुआ करता था जो ब्यूटीफुल हुआ करता था। लायंस बुल्स का यूज होता था उस पर। स्टोन मेजनरी वाइड स्केल पे यूज किए गए थे। केव को रॉक्स मतलब केव को ये रॉक्स को कट करके केव बनाया गया था, जहाँ पे जो मॉन्क्स होते थे वो लीफ रहा करते थे, उसको विहाराज कहा जाता था, और जहाँ पे पूजा करते थे उसको चैत्यास कहा जाता था। अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ बराबर केव कहाँ पे हमने देखने को मिलता है? गया में, जो कि बिहार में है। और बर्न ब्रिक जो है वो फर्स्ट टाइम यूज किया गया था किसके द्वारा? इंडस वैली सिविलाइजेशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्लास होगा उसमें हम इसकी सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।